If I am audible and the screen is properly visible, you may write in the chat box about your assertion. चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं. Write down in the chat box if you are able to. If you are able to see the screen. Okay, thank you. So let us start again. Let's start again. गुड मॉर्निंग वंस अगेन. तो मैं आपको बता रहा था कि हम स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहे हैं. मैंने आपको लो फ्रीक्वेंसी का मतलब और स्मॉल सिग्नल का भी मतलब बताया और आपको ये भी बताया कि इसका रेलिवेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस. तो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग करी है. बीजेटी को एक मॉडल से रिप्रेजेंट किया है जिसको आप एच पैरामीटर मॉडल कहते हैं. एच पैरामीटर मॉडल हमने 3 प्रकार से आपके सामने पेश किए: कॉमन इमिटर मॉडल, कॉमन बेस मॉडल एंड कॉमन कलेक्टर मॉडल. इन तीनों मॉडल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिक फॉर्मेट सेम है, बस फ़र्क यदि कोई आता है तो उनकी रिलेटिव वैल्यूज़ का, दूसरा इनपुट किस स्थान से दे रहे हैं और आउटपुट किस स्थान से ले रहे हैं, ये डिसाइड करता है टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर आप सेक्शन 8.1, 8.2, 8.3 पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, आइदर थ्रू माय लेक्चर और स्टडिंग द टेक्स्ट. अब इसी सीरीज़ में आपको एक चीज़ और पढ़ना है जो आज का असाइनमेंट रहेगा आगे जाके, कि आपको कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, इन तीनों का कंपैरिजन स्टडी करना है कि इन तीनों को कैसे कंपेयर करते हैं एंड हाउ डू यू डिसाइड दैट इन ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है, कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर करना है. सो जस्ट लाइक कोई डॉक्टर किसी बीमारी को देखकर एक पर्टिकुलर ड्रग प्रिस्क्राइब करता है, जस्ट लाइक दैट एन इंजीनियर हैज़ टू डिसाइड कि किसी सिचुएशन में, एप्लीकेशन में किस प्रकार से ट्रांजिस्टर को अप्लाई करना है, कॉमन इमीटर में, कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर में. सो यू कीप वॉचिंग आवर वीडियोस. आपको इसके जवाब मेरे लेक्चर्स में भी मिलेंगे. आगे जाके हम इसको और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए, तो हम एक जनरलाइज्ड स्टडी अब करने जा रहे हैं. अच्छा, जनरलाइज्ड स्टडी करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको टेबल 8.2 याद करना है और टेबल 8.3 आपकी बुक का. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल्स हैं. टेबल 8.2 और टेबल 8.3 को आपको लर्न बाय हार्ट करना है, क्योंकि और जो फॉर्मूले हमने डिराइव करे हैं टेबल 8.3 में, वो कहाँ से आए और किस अप्रॉक्सीमेशन के ज़रिए आए और उनका बेसिस क्या है अप्रॉक्सीमेशन का, वो भी आपको डिस्कस करना है. चलिए, तो मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में सिखाया था that you can convert one type of parameters into another type of parameters, that is all these set of parameters, may it be common emitter, common base or common collector, they are all interconvertible. ये सब के सब पारस्परिक रूप से कन्वर्टिबल हैं, यानी एक्सक्लूसिव नहीं है. अगर आपको कॉमन इमिटर पैरामीटर्स दे दिए जाए तो आप उसमें से कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, कन्वर्ट करके हासिल कर सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. अब आज का जो टॉपिक है वो इससे एक पायदान ऊपर है. अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट आर द वेरियस फिगर्स ऑफ मेरिट. ऑफ एनी एम्पलीफायर. किसी एम्पलीफायर को अगर हमको जज करना है, उसकी तुलना करना है, उसके अच्छे या बुरे होने का फैसला करना है, देन व्हाट आर द फिगर्स ऑफ मेरिट. जैसे हर कंट्री की कोई इकोनॉमी होती है
और इकोनॉमी कितनी हेल्दी है उसके कुछ फिगर्स ऑफ मेरिट डिसाइडेड होते हैं। लाइक हमारे कंट्री में हम जीडीपी निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं, या हम हमारे जो इंडाइसेस हैं स्टॉक मार्केट के उसको हम बता सकते हैं, या आज के ज़माने में पूरी दुनिया में एक इंडेक्स बताते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स बताते हैं, ताकि हम लोगों की प्रॉस्पेरिटी बता सकें। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी एम्पलीफायर की सेहत बताने के लिए, उसकी हेल्थ बताने के लिए हमने कुछ फिगर्स ऑफ मेरिट डिसाइड किए हैं। मैं पहले बता देता हूँ वो फिगर्स ऑफ मेरिट क्या है और उसको निकालते कैसे हैं और पहचानते कैसे हैं, ये हमारे आने वाला लेक्चर में हम अभी देखेंगे। पहला होता है करंट गेन, उसमें करंट का लाभ कितना है। दूसरा होता है वोल्टेज गेन, और भी होते हैं जो आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे। तीसरा इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर, और चौथा आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द सेम एम्पलीफायर। ये चार आंकड़े, चार फिगर्स अगर आपको दे दिए जाएं, देन यू कैन डिसाइड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एम्पलीफायर। ये उसके एट्रीब्यूट्स हमको बता देते हैं। अब ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारी चर्चा का फर्दर विषय है। मैं एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। सपोज करिए ये हमारा बेसिक एम्पलीफायर यूनिट है, इसको हम कहते हैं 2 पोर्ट एम्पलीफाइंग यूनिट, जिसमें बीजेटी लगा होगा, बायसिंग बैटरीज लगी होंगी, कैपेसिटर्स अगर ज़रूरत होगी तो लगी होंगी, एट्सेट्रा। यहाँ से 2 टर्मिनल बाहर निकलते हैं, यहाँ से भी 2 टर्मिनल बाहर निकलते हैं। एज वी ऑल नो दैट all amplifiers, or when the BJT is used as an amplifier, it's a 2-port network. Input port, output port. Input port पर हम निवेश करते हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं, that is our signal. You can call it Vs. And this is Rs, internal resistance of the source of signal. सिग्नल सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध। आउटपुट साइड पर यू हैव अ लोड, जिसको मैं फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस से दर्शा रहा हूँ, जिसको आप RL कह सकते हैं, बट इन फ्यूचर इट विल बिकम ZL, एंड Z कैन कंप्राइज ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। फिलहाल हम इसको एक रेजिस्टेंस से दर्शा रहे हैं, या हम उसको ZL से भी दर्शा सकते हैं। ये किसी एम्पलीफायर का मोस्ट सिंपल ब्लॉक डायग्राम हो सकता है। अगर आप इसकी माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे तो आपको ट्रांजिस्टर के इंटरनल सर्किट्स देखने को मिलेंगे, जो हम आगे जाके सॉल्व वैसे भी करने वाले हैं। यहाँ पर हमने इसको इनपुट करंट माना है, आप इसको चाहो तो I कॉल कर लो। ये हमारा है I स्मॉल l बोल लीजिए, लोड करंट। दिस इज कॉल्ड लोड करंट बिकॉज दिस इज आवर लोड। ये हमारा भार है जो हम वहन कर रहे हैं। एम्पलीफायर लोड को ड्राइव करता है, उसको चलाता है। जिस तरह से कोई गाड़ी होती है, व्हीकल होती है, उसके ऊपर कोई सवारी करता है, लाइकवाइज एम्पलीफायर पर जो सवारी करता है वो हमारा लोड होता है। इट कैन बी ए स्पीकर और सम सम अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। जैसे आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में एक थर्मल पेपर के ऊपर पेन से उस पर आप हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं, दैट कैन बी ए लोड। इट कैन बी ए लाउड स्पीकर,
it can be a CRO or its oscilloscope, it can be TV monitor, it can be any other आउटपुट एंटिटी जिसके ऊपर आउटपुट आप प्राप्त करते हैं जो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है, आइदर फॉर साइटिंग इट और आइदर फॉर लिसनिंग और हियरिंग इट, तो या कोई और तरह से हार्ड कॉपी में भी आप ले सकते हैं। तो लोड जो है वो हम एम्पलीफायर से ड्राइव करवाते हैं। इनपुट साइड पे गौर से देखिए, हमने Vs नाम का सोर्स ऑफ सिग्नल लगाया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ अनिवार्य रूप से आएगा Rs। सोर्स ऑफ सिग्नल कैन बी एनीथिंग, जो आपके फ़ोन का माइक हो सकता है, इट कैन बी सोर्स ऑफ सिग्नल, या कोई और सेंसर आपने इन्वायरमेंट में कहीं लगाया है टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, या कोई वीडियो कैमरा है जो आपकी पिक्चर्स को ग्रैब कर रहा है, और एनी अदर डैम सेंसर। तो सोर्स ऑफ सिग्नल हमने Vs से दर्शाया है और Rs उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिया है। बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर कि आप इसको Vs को कभी Is से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, जहां पर हम सोर्स ऑफ सिग्नल एज ए करंट लेंगे। तो वोल्टेज और करंट के बीच में हम इंटरचेंजेबली ऑपरेट करते रहेंगे। जो स्कॉलर्स होते हैं वो जानते हैं कि हम अलग अलग ओकेजन पे कभी वोल्टेज को इम्पॉर्टेंस देते हैं, कभी करंट को देते हैं। तो इन सब को डिसाइड करने के लिए कुछ क्राइटेरियन होते हैं जो आप धीरे धीरे अपनी क्लासेस में सीखेंगे, बट यू शुड बी वेल अवेयर कि हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सोर्स ऑफ वोल्टेज को, सोर्स ऑफ सिग्नल को। यहाँ पर आया है हमने इस एन इनपुट करंट दिया है जो एम्पलीफायर में जा रहा है, और आयल हमने लोड करंट लिया है। और अगर हम पोर्ट करंट लेते तो मैंने आपको बताया था आई तो सेम रहता है एज I1, बट यहाँ पे पोर्ट करंट हमको अंदर लेना पड़ता है, जिसको आप किसी ज़माने में I2 कहते थे। सो नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन पोर्ट करंट एंड लोड करंट। लोड करंट इज सपोज टू फ्लो आउटवर्ड्स while पोर्ट करंट इज सपोज टू फ्लो इनवर्ड्स। फिजिकली वायर में से एक ही करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर आप उसको सिंबल से दर्शाएंगे तो I2 को अंदर हमने पॉजिटिव माना है और IL को हमने बाहर पॉजिटिव माना है। तो प्लस और माइनस दैट कम्स थ्रू द कन्वेंशन, वो हमारे कन्वेंशन से आता है। जैसे आप ऑप्टिक्स पढ़ते थे तो उसमें साइन एंड कन्वेंशंस होते हैं, आपको पता होता है कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, राइट हैंड साइड को प्लस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को मेजरमेंट को माइनस लेंगे, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव लेंगे। सो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम प्लस माइनस को इसी प्रकार से, यस आयल इज आउटपुट, ट्रू आयल इज आउटपुट। चलिए एक और बात का ख्याल रखना, मैंने आपको नोटेशंस बता दिए थे। अब हम जो आने वाले जितने डिस्कशन करेंगे सब आरएमएस वोल्टेजेस और आरएमएस सिग्नल, आरएमएस करंट्स में करेंगे, और हमारा फुल फोकस, पूरा का पूरा हमारा जो फोकस है, ध्यान का केंद्र है, वो सिग्नल होगा। नाउ हम डीसी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम सिग्नल एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब जो मॉडलिंग हम कर रहे हैं वो प्योर सिग्नल के लिए आधार बनाकर किया जा रहा है। चलिए अब हमने कुछ चीज़ों को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है एज एन इंजीनियर। जैसे हमने करंट गेन को ऐसे डिफाइन किया है, करंट गेन हैज़ बीन रिटन लाइक दिस, ए कैपिटल I is defined as load current divided by input current, load current divided by input current। और अगर आप इसको ऑफिशियली लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं -I2 by II। So this becomes the port current, this is already port current or input current, this is the load current। So don't be amazed by the minus sign, minus comes because of our sign and convention, sign and convention की वजह से आता है। तो माइनस प्लस के बारे में बहुत सावधानी बरतिएगा while solving the numericals, बिकॉज माइनस और प्लस का अपना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ मतलब जरूर उसमें से निकलता है। चलिए इसी प्रकार हमने वोल्टेज गेन को ए वी से रिप्रेजेंट कराया, ए कैपिटल वी से, एंड इट इज डिफाइंड एज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज।
This voltage plus to minus is called VO, the voltage coming across the load, and this voltage comes across the input plus to minus and it is called VI. बहुत ध्यान से देखिए, VI RS के बाद लिया है हमने, और VS और VI में क्या अंतर है? VI बचा कुचा वोल्टेज है जो RS पे ड्रॉप आउट होने के बाद हमें मिलता है। तो सोर्स ऑफ सिग्नल जो वोल्टेज देता है उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर ड्रॉप आउट हो जाता है और बचा हुआ हिस्सा हमको एम्पलीफायर पर एम्पलीफिकेशन के लिए हासिल होता है, प्राप्त होता है। तो आप गौर से देखिए कि हम जो करंट और वोल्टेजेस डिफाइन कर रहे हैं वो किस स्थान पर कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो AV को हमने VO अपॉन VI से डिफाइन किया है। तीसरा, इनपुट इम्पिडेंस को हमने RI से डिफाइन किया है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। यानी इफ somebody looks from this side, यहाँ से अगर कोई झांक कर देखे तो जो उसको रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस नज़र आएगा उसको हम RI कहेंगे। तो RI की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो VI अपॉन II है। इसी प्रकार RO आउटपुट इम्पीडेंस है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दिस साइड। और RO के साथ कुछ कंडीशंस और होती हैं जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। RO को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है जिसको हम थोड़ी देर में देखते हैं कि उसको हमको निकालते वक्त कुछ एक्स्ट्रा सावधानियां बरतना होती हैं जो हमको RI निकालते वक्त बरतने नहीं पड़ती। RI के टाइम पे हम बड़ी आसानी से VI बाय II कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन RO के लिए हम VO बाय I2 इतनी आसानी से नहीं बोल पाएंगे। क्या रीज़न है आप अभी लेक्चर में आगे देख लीजिएगा। तो 4 फिगर्स ऑफ मेरिट हो गई, AI, AV, RI, RO। इन 4 को आधार बनाकर हम किसी भी एम्पलीफायर को जज कर सकते हैं, उसके अच्छे और बुरे होने का फैसला कर सकते हैं, या उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। यही कारण है कि मैंने इसको फिगर्स ऑफ मेरिट कहा है। अब एक बात, इन चारों के हम फॉर्मूले डिराइव करने जा रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले डिराइव करते वक्त बात एक गौर कीजिएगा, मैं किस ऑर्डर में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। जिस ऑर्डर में मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम इसको रैंडमली या हैफेजर्डली सॉल्व नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता somebody says कि सर सबसे पहले हम AV निकाल लेते हैं, बाद में हम RO निकाल लेते हैं, फिर AI निकाल लेंगे, फिर कोई बचा कुचा निकाल लेंगे। रादर द ऑर्डर इज़ लाइक दिस। जब भी कोई न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो सबसे पहले आप AI निकालिए, उसके बाद आप RI निकालिए, उसके बाद आप AV निकालिए, और अंत में आप RO निकालिए। दिस इज़ द फ्लो। इस फ्लो में चलिए। पहले AI निकालते हैं, फिर RI निकालते हैं, फिर AV निकालते हैं, फिर RO निकालते हैं। ऐसा क्यों, ये आपको अभी हम डेरिवेशन जब करेंगे तो आपको स्पष्ट या क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर के सर्किट के लिए हम AI को कैलकुलेट कर लेते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AI निकालने के लिए व्हाट डू आई नीड, मुझे क्या आवश्यकता है। AI निकालने के लिए मुझे ये कैलकुलेट करना है, और कहाँ से कैलकुलेट करना है, इस सर्किट में से। एज सिंपल एज दैट। देखिए मैं कैसे करता हूं सर्किट एनालिसिस। अब आपको यहां पर जो 2 पोर्ट नेटवर्क लगा है, यू नीड टू यूज सम H पैरामीटर मॉडल फॉर दैट, बिकॉज इसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स है, हमको कुछ दिख नहीं रहा है, और अभी हम फिलहाल अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू बी सिलेक्टिव, तो हम एक जनरलाइज्ड H पैरामीटर सर्किट इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे जनरलाइज्ड H पैरामीटर सर्किट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, you should not be amazed that same circuit diagram can be written or expanded like this.
By now, you should be well versed with this. This is HI. Please see that I am not writing E, B or C anything. My intentions are clear. मैं जनरलाइज्ड बना रहा हूँ. कॉमन इमिटर होगा तो हम E लिख देंगे, कॉमन बेस होगा तो B लिख देंगे, और कॉमन कलेक्टर होगा तो हम C लिख देंगे. मैं जनरलाइज्ड सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको. दिस इज़ HR. क्या मल्टीप्लाई होगा देखते हैं. ये हमारा इनपुट टर्मिनल है, ये वाला जिसको आप 1 कॉल कर सकते हो. दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 डैश, दिस इज़ 1 डैश. दिस टर्मिनल इज़ 2, दिस टर्मिनल इज़ 2 डैश, जो आगे आएगा. यहाँ पर एक कंडक्टेंस लगा है. मुझसे लोग सवाल करते हैं बाद में कि सर HOE को 1/HOE क्यों नहीं लिख रहे. कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लिख दो 1/HOE. 1/HOE लिखोगे तो उसको एज ए रेजिस्टेंस काउंट करेंगे, और HOE लिखेंगे या HO लिखेंगे तो एज ए कंडक्टेंस काउंट करेंगे. आप मेरी इक्वेशंस को देखिए, मैंने उस बात का वैसे भी ख्याल रखा है. ये टर्मिनल आपका 2 डैश आ गया, 2 डैश आ गया, और यहाँ पर आपका इम्पीडेंस कनेक्टेड है, जिसको आप चाहो तो ZL बोल लो, चाहो तो फिलहाल RL बोल लो, सॉरी ZL. और यहाँ पर आपका RS और सोर्स ऑफ सिग्नल VS कनेक्टेड है. अभी ये इनकम्प्लीट सर्किट है. यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने I की संज्ञा दी है. यहाँ पर जो करंट बाहर की तरफ मैंने एज्यूम किया है उसको मैंने RMS IL माना है. यहाँ पे जो वोल्टेज है प्लस टू माइनस, उसको हमने आउटपुट वोल्टेज VO माना है. और HF मल्टीप्लाई होकर आएगा II के साथ, और HR मल्टीप्लाई होकर मिलेगा VO के साथ, बिकॉज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई होकर आएगा, बिकॉज दीज आर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेस. लुक एट द पोलैरिटी ऑल्सो. ये वोल्टेज हमने VI माना है, प्लस टू माइनस. आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स. अगर आपको क्लास में समझ में आ रहा है मेरी बात अभी तक, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप थोड़ा सा अपने हाथों को हरकत दीजिए एंड राइट समथिंग. हेलो 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 Am I audible and visible? Okay. Okay, everything is clear till now. Thank you very much. चलिए, अभी बीच में फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी. अब बताइए, अभी फिर से स्ट्रीमिंग हो रही है प्रॉपरली? चलिए, shall I proceed? Shall I proceed? Please write down. CR. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दिया कि हम किस प्रकार इस सर्किट से इस सर्किट पे जाएंगे, इस सर्किट से इस सर्किट पर हम जाएंगे. आपने देख लिया. इस सर्किट से हम इस सर्किट पर कैसे जाएंगे ये हमने देख लिया. ओके, तो चलिए, लेट अस डिराइव सम एक्सप्रेशंस. आप एक्सप्रेशंस देखिएगा. आई एम टर्निंग ओवर द पेज, पर आप अपनी कॉपी में से देख लीजिएगा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, क्योंकि कॉपी में आप नोट डाउन करते चलिए. तो अब हम निकालने जा रहे हैं AI का एक्सप्रेशन. AI को हमने डिफाइन किया है IL डिवाइडेड बाय II, या माइनस ऑफ I2 डिवाइडेड बाय II. माइनस I2 कहाँ है?
ये -I2 है, या दिस इज I2, नॉट -I2, दिस इज I2। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देख लीजिए। मुझे I2 बाय आई की ज़रूरत है, या माइनस ऑफ I2 बाय आई की ज़रूरत है। तो अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ का करंट लॉ लगाऊं, इस नोड पे लगाइए किरचॉफ का करंट लॉ इस नोड पे, तो द करंट एंटरिंग इज I2, द करंट लीविंग इज HFI1 फ्रॉम दिस साइड, और इसमें से जाने वाला करंट आप उसको I डैश बोलने चाहें तो I डैश की वैल्यू है HO VO प्लस टू माइनस। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। HO कंडक्टेंस है तो वोल्टेज से मल्टीप्लाई होकर वो करंट बना देगा, HO VO। चलिए यहाँ पर किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई करा इस नोड पर, आउटपुट नोड पर। जैसे ही किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई करा, I got applying Kirchhoff's current law at the output node, I get I2 is equal to HF II plus HO VO। और VO को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए, from here VO can be written as, from Ohm's law, VO can be written as IL ZL. Current flows from high side to high potential to low potential, IL ZL. So VO can be written as, इस इक्वेशन को फिर से लिख रहे हैं, I2 इक्वल टू HF II प्लस HO, और VO के स्थान पर लिख दिया IL ZL। और IL को लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम -I2, बिकॉज सिम्बॉलिकली इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कन्वेंशन दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। और ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमको मिल जाएगा I2 इक्वल टू HF II माइनस HO ZL I2, जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ IL इन द अबव इक्वेशन। IL की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी। I2 वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर दिया, इसको इस तरफ ले आए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 प्लस HO ZL I2 मल्टीप्लाई होकर बिकम्स HF II, और I2 अपॉन II का रेशो ले लिया फ्रॉम हियर, तो हमें मिला HF ओवर 1 प्लस HO ZL। ये I2 अपॉन I1 का II का रेशो मिल गया। इसमें कोई आपत्ति हो तो बोलिए चैट बॉक्स में। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में समझाया है। लिख दीजिए चैट बॉक्स में। और I2 अपॉन II इज नॉट इक्वल टू AI टेक्निकली। फिर AI तो एक्चुअली माइनस ऑफ I2 अपॉन II है। देयरफॉर AI की ऑफिशियल डेफिनेशन बन गई माइनस HF ओवर 1 प्लस HO ZL। ये उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन बन गई। माइनस देख के घबराएंगे नहीं। माइनस क्यों आया? हमारे साइन एंड कन्वेंशन के कारण आया। माइनस का क्या मतलब निकलेगा वो हम आने वाली क्लास में अभी वैसे भी देखने वाले हैं।
माइनस का क्या मतलब निकलेगा वो अपन आने वाली क्लास में देखेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद करेंगे। इस फॉर्मूले में हमने कहीं पर भी कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर का नाम नहीं लिया है। मतलब क्लियर है, ये फार्मूला तीनों पे अप्लाई होगा। कॉमन इमीटर के लिए जब अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे माइनस एच एफ ई अपॉन वन प्लस एच ओ ई जेड एल। कॉमन बेस के लिए लिखेंगे माइनस एच एफ बी अपॉन वन प्लस एच ओ बी जेड एल। और कॉमन कलेक्टर के लिए लिखेंगे माइनस एच एफ सी अपॉन वन प्लस एच ओ सी जेड एल एज पर अवर सिचुएशन। एज सिंपल एज दैट। ये ए आई आ गया जिसको हम कहते हैं करंट गेन। करंट गेन, सो करंट गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज डिफाइंड बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से बनता है। क्लियर है आप लोगों को? अब दूसरा, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम एक प्रॉपर ऑर्डर में काम करेंगे। ऑर्डर ये है। अब हम इनपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे। जिसको आपने आर आई बोला या जेड आई बोला, जो अच्छा लगे। क्योंकि हमने जब ये मॉडलिंग करी है तो लो फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजिस्टर का मॉडल बनाया है, पर हमारे जो लोड्स हैं वो इंडक्टिव कैपेसिटिव नेचर के हो सकते हैं, यानी उसमें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसीलिए हम जेड आई बोल रहे हैं। तो जेड आई को हमने डिफाइन ऐसे करा है, जेड आई हैज़ बीन डिफाइंड एज वी आई अपॉन आई आई फ्रॉम दिस सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम से क्या निकालना है? वी आई का रेशो निकालना है आई आई के साथ। चलिए करते हैं। यहाँ पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाया, KVL। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस लूप और इन दिस सेमी लूप, छोटे लूप में। तो जैसे ही किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओगे, प्लीज अलाउ मी टू राइट वी आई इक्वल टू, मैं पोलैरिटी का ध्यान रख रहा हूँ, आप भी रखिए, आई आई इंटू एच आई प्लस एच आर वी ओ। देखो, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, सो ये दोनों ऐड हो गए। ओम्स लॉ, आई आई इंटू एच आई, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, ये ऑलरेडी वोल्टेज है एच आर वी ओ, दोनों मिलकर किसके बराबर बनेंगे? वी आई के, अप्लाइड वोल्टेज के, अप्लाइड वोल्टेज के। मैंने इक्वेशन बना दी आपके सामने, देख लीजिए, ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करना चाहिए? लॉजिकल बात है कि इसमें से हमको वी आई और आई आई की ज़रूरत है, तो वी ओ को एलिमिनेट करना है किसी तरह से। कैसे एलिमिनेट करें वी ओ को? तो वी ओ की वैल्यू आप लिख सकते हैं, वी ओ इज़ अगेन माइनस ऑफ आई टू इंटू जेड एल, क्योंकि एक्चुअली वो था आई एल इंटू जेड एल, तो मैं उसको माइनस आई टू इंटू जेड एल लिख सकता हूँ, या चाहे तो लिख सकता हूँ आई एल इंटू जेड एल। वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे सब्स्टिट्यूट करा, हमें मिलेगा वी आई इक्वल टू आई आई एच आई प्लस एच आर आई एल जेड एल, सब आर एम एस में चल रहा है। डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय आई आई, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय आई आई। जब दोनों साइड्स को हम आई आई से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? जैसे आप दोनों साइड्स को आई आई से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ मिलेगा आपको वी आई अपॉन आई आई इक्वल टू एच आई अलोन प्लस एच आर जेड एल और आई एल डिवाइडेड बाय आई आई। और आप सभी जानते हैं कि आई एल अपॉन आई आई बाय डेफिनेशन ये जो है दिस इज़ ए आई करंट गेन। हैंस वी आई बाय आई आई जो कि बाय डेफिनेशन हमारा जेड आई है, तो जेड आई की वैल्यू बन गई जेड आई बिकम्स वी आई अपॉन आई आई ऑफिशियली इक्वल टू एच आई प्लस एच आर ए आई जेड एल। एच आई प्लस एच आर ए आई जेड एल, ये फॉर्मूला बन गया। आप सब लोग अपनी कॉपी में ए आई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम हियर और सिंप्लीफाई करके उसको भी याद कर लो अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन पहले ए आई कैलकुलेट कर लिया तो ए आई की वैल्यू आप आसानी से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एच आई और एच आर हमें याद है, जेड एल की वैल्यू हमें गिवन होती है, तो जेड आई हम फ़ौरन कैलकुलेट कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब। क्लियर? अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा कौन सा है? तीसरा बताइए। अब एवी निकालेंगे, नाउ विल टारगेट एवी। तो एवी बाय डेफिनेशन है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज वी आई। वी एस सिग्नल वोल्टेज, हम वी एस नहीं ले रहे हैं। और फ्यूचर में जब हमको वी ओ अपॉन वी एस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ए वी एस कॉल करेंगे इन फ्यूचर। ये याद रखिएगा आप बात को। तो ए वी और ए वी एस में फ़र्क है। और एक और बात याद रखना है, यहाँ कैपिटल वी ले रहे हैं हम लोग। इट मेक्स अ डिफरेंस इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे आपके पासवर्ड्स केस सेंसिटिव होते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कैपिटल लिखा कि स्मॉल लिखा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। चलिए इसको टारगेट करते हैं। तो इस इक्वेशन में से या इस सर्किट में से, इस ऊपर वाले सर्किट में से हमको वी ओ डिवाइडेड बाय वी आई निकालना है। डू यू अलाउ मी टू राइट लाइक दिस? वी ओ को मैं लिख सकता हूँ एज यूजुअल लोड करंट इंटू लोड, और वी आई को मैं लिख सकता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड वी आई आई इंटू जेड आई इंटू जेड आई। बाय डेफिनेशन जेड आई की डेफिनेशन देखो पीछे जाके, वो वी आई अपॉन आई है। आई को दूसरी तरफ ले जाओ तो वी आई को हम शॉर्ट एंड स्वीट इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट इम्पीडेंस लिख सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ सिंप्लीफाई होती जाती है। अब इनका रेशो ले लिया, जैसे हम इनका रेशो लेंगे, हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ए वी इक्वल टू वी ओ अपॉन वी आई इक्वल टू आई एल जेड एल अपॉन आई जेड आई। और मैं नहीं बताऊंगा कि आई एल अपॉन आई इज ए आई। और अगर वो ए आई है देन शॉर्ट एंड स्वीट ए वी बिकम्स ए आई जेड एल अपॉन जेड आई। ये एक फार्मूला बन गया फॉर एवर। ये सारे फार्मूले जनरलाइज्ड हैं, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर पर आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
आप इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इफ़ यू नीड यू कैन डू इट एनी टाइम। देख लीजिए। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, जो मैंने बताया है कितना समझ में आ रहा है आपको। नहीं समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, डाउन इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिख दीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हमने सबसे पहले ए आई कैलकुलेट किया, ए कैपिटल आई, फिर आर आई या जेड आई कैलकुलेट किया, फिर ए वी कैलकुलेट किया एक ऑर्डर में। अब लास्ट बचा है जिसको आप जेडो या आर ओ कहते हैं। जेडो, जैसा कि मैंने आपको अपनी थोड़ी देर पहले बताया, दैट जेडो इज आउटपुट इम्पीडेंस एज फ्रॉम दिस साइड। ये जेडो है। अब जेडो हमने एज्यूम कैसे किया या प्रिज्यूम कैसे किया है वो मैं बताता हूँ आपको। ये सबके फॉर्मूले बनाते जाइए आप लोग। अब निकालते हैं आउटपुट इम्पीडेंस। डेजिग्नेटेड एज जेडो। अब जेडो में एक कैच है। जेडो निकालते वक्त जो भी आपका एम्पलीफायर है, सपोज दिस इज़ योर एम्पलीफायर, यहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड था, यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ सिग्नल कनेक्टेड था। ये बेसिक एम्पलीफायर है आपका। यहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड है ZL, ये RS है, ये VS है, सोर्स ऑफ सिग्नल। हम ZO जब निकालेंगे तब ZL को ओपन सर्किट करेंगे। ZO निकालने के लिए पहली स्टेप ये है दैट यू ओपन सर्किट द आउटपुट नोड। आउटपुट नोड को ओपन सर्किट कर दीजिए ताकि आउटपुट में करंट का मतलब मैं बताता हूँ। ZL को आपको इनफाइनाइट बनाना है, ZL को इनफाइनाइट बनाना है। दूसरी स्टेप, जो इंडिपेंडेंट सोर्स है VS, सोर्स ऑफ सिग्नल है VS, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स है तो ओपन करेंगे। क्या मतलब? यहाँ पर क्योंकि VS है, सोर्स ऑफ सिग्नल है, वोल्टेज के फॉर्म में है, तो इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। और अगर ये करंट सोर्स होता IS के रूप में तो उसको ओपन सर्किट करते हैं। और RS को हटाते नहीं, RS को प्रिजर्व करेंगे, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर द लोडिंग इफेक्ट। मर्यादाओं का पालन करेंगे। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द बेसिक इथिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो VS को शॉर्ट सर्किट करेंगे और अगर मान लीजिए IS लगा होता सोर्स ऑफ सिग्नल के तौर पर तो उसको ओपन करते। वो भी हम एग्जाम्पल से बाद में देख लेंगे। चलिए तो जैसे हमने ऐसा करा, अब हमारे सर्किट में क्या परिवर्तन आएगा? पहली चीज़, यहाँ RS दिखेगा, यहाँ शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, यहाँ बेसिक एम्पलीफायर अभी भी रहेगा, यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया। लेकिन इसको ओपन सर्किट करके छोड़ नहीं देंगे, अपनी तरफ से एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे +2 V2 नाम से, और देखेंगे कि वो इधर से कितना करंट भेजने की ताकत रखता है, पोर्ट करंट। क्लियर है? ZL को हटाया, ZL के स्थान पर एक वोल्टेज सोर्स, एक्टिव वोल्टेज सोर्स लगाया, +2 का ख्याल रखा,
और पता लगाया कि वो I2 अंदर कितना पंप करता है और Vs को शॉर्ट कर दिया। अब अगर समहाउ यहाँ से मैं ZO की वैल्यू V2 अपॉन I2 निकाल लूँ, देन ऑफिशियली दैट विल बी आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर का वो आउटपुट इम्पिडेंस बन जाएगा। सो आर यू रेडी गाइस कि हम इसको सॉल्व करें? चलिए, ओरिजिनल सर्किट फिर से बनाना पड़ेगा। इस ओरिजिनल सर्किट को आप सब अपनी कॉपी में बनाइए। ये ZL हटा दीजिए, यहाँ पे V2 लगा दीजिए, ये Vs को शॉर्ट कर दीजिए और सेम सर्किट पूरा का पूरा बना लीजिए। बनाइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। बना लीजिए। मैं भी आपके लिए बना देता हूँ। चलिए बनाइए। तो जैसे ही हम आउटपुट इम्पीडेंस निकालने जाएंगे, सर्किट अब कैसा दिखेगा? मॉडिफाइड वर्जन। RS तो अभी भी दिखेगा, VS शॉर्ट सर्किट हो गया, HI अभी भी दिखेगा, यहाँ पर प्लस टू माइनस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स HR, VO के स्थान पर V2 आ जाएगा, क्योंकि VO का रोल अब V2 प्ले कर रहा है मॉडिफाइड वर्जन में। यहाँ पर करंट सोर्स अभी भी रहेगा, ये अभी भी HF II होगा। II अभी भी हम अंदर आता हुआ मानेंगे। ये हमारा HO होगा। और अब आउटपुट साइड पर हमने अपनी तरफ से V2 नाम का सोर्स लगाया, प्लस टू माइनस, और उसने जो अंदर करंट भेजा वो अब I2 है। ये वोल्टेज अभी भी VI कहलाएगा, प्लस टू माइनस। ये रेजिस्टेंस RS। आर यू कंफर्टेबल गाइस? यहाँ तक ये मॉडिफिकेशन करना होते हैं क्या निकालने के लिए? ZO निकालने के लिए। और मैथमेटिकली ZO इज नाउ V2 बाय I2, V2 बाय I2। अब लगाइए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यहाँ पर और किरचॉफ का करंट लॉ यहाँ पर। ये सब ट्रिक्स होती हैं जो एक्सपीरियंस से आती हैं कि कहाँ पे KVL लगाना है, कहाँ KCL लगाना है, इक्वेशंस कैसे बनाना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वॉच मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ZO निकालने के बजाय 1/ZO निकालता हूँ, और 1/ZO को हम कहेंगे YO, आउटपुट एडमिटेंस। जो लोग सर्किट एनालिसिस पढ़ चुके हैं वो जानते हैं ये सब टर्मिनोलॉजीज को। इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल एडमिटेंस होता है, आउटपुट एडमिटेंस निकालते हैं। तो आई एम हंटिंग फॉर YO I2 बाय V2, और यहाँ पर किरचॉफ का करंट लॉ लगाया एज यूजुअल। I2 इनकमिंग, HF II प्लस HO V2 नाउ, नो VO नाउ। अब VO नहीं लेंगे क्योंकि VO की जगह पे हमने V2 को अप्लाई कर दिया है। ये I2 आ गया। एग्रीड? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय V2, ये हो गया आपका। HO को पहले ले लें, V2 से V2 कैंसल, प्लस HF II अपॉन V2। ये हमारा बन गया YO I2 बाय V2।
HO प्लस HF, II की वैल्यू यहां से निकालेंगे, II की वैल्यू यहां से निकालेंगे। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस लूप, इस लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाइए। जैसे आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे आपको मिलेगा, इस लूप के अंदर II करंट फ्लो करा रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ RS प्लस HI इन सीरीज मल्टीप्लाइड बाय II प्लस HR V2 इज इक्वल टू 0, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो II के स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस HR V2 अपॉन RS प्लस HI फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाया, II को अकेला कर दिया, रीअरेंज कर दिया। II को अकेला कर दिया, II की ये वैल्यू उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपको मिला HF और II की जगह आ गया माइनस HR V2 अपॉन RS प्लस HI एग्रीड अपॉन V2, V2 से V2 कैंसल, एंड क्या मिला लास्ट में आपको इस पूरी इक्वेशन में से? वायो की वैल्यू मिल गई HO, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस HF HR अपॉन RS प्लस HI, ये वायो आया। बट नेवर फॉरगेट, वायो निकालने के बाद ZO निकालने के लिए आपको 1 अपॉन वायो भी करना पड़ेगा इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि वायो की यूनिट मोज होती है और ZO की यूनिट ओहम्स होती है। चलिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे, सो आई हैव टू स्टॉप हियर एंड विल स्टडी फर्दर इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स। इतना आप पढ़िए, इन सारे डेरिवेशंस को आप कैलकुलेट कीजिए, और कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के लिए जो एक्सरसाइज मैंने करी है, मैंने जनरलाइज करी है, आप तीनों के लिए अलग अलग करिए, चारों के लिए, तीनों के लिए सॉरी, और तीनों के फॉर्मूले बना लीजिए, AI, ZI, AV और ZO। इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे आप, और क्या पढ़ना है मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ बाकी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।